हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, कल हम लोगों ने पढ़ा था जियोग्राफी में भारत में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। आज हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। और बच्चे, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन मित्रों ने या जिन भाई बहनों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, एक बार देख लीजिएगा। बेहतरीन क्लास है, मेहनत से बनाई जा रही है, ठीक है ना। आप क्लास डेली देखिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ नहीं आने वाला है, बहुत बेहतरीन चीज़ें आने वाली हैं। जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, अगली बार हम उसे ज़रूर उसमें परिवर्तन करेंगे अगर कुछ त्रुटि रही तो, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग आगे आते हैं, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले बस दो शब्द हम बोलना चाहेंगे। प्लीज़ भाई, जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और बेटा आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाया करो, लिखा करो, ठीक है ना। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात कि अब से आपको जो भी आप ये मैप में पढ़ेंगे या जो भी होगा, इसकी हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसकी हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएगी। तो जैसे जिन बच्चों को ये आ रहा था सर छोटा दिख रहा है, लिखने में नहीं समझ में आ रहा है, कैसे लिखें, आप केवल समझा देते हो, तो वो थ्योरी आपको किस में मिल जाएगी? हैंड राइटिंग नोट्स। मेरी हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। वो कहाँ पे मिलेगी? तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप उसको ओपन करके आप वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगले दिन जब भी क्लास होगी, मतलब जब भी क्लास हुआ करेगी, क्लास के कुछ ही समय बाद आपको उसकी हैंड राइटिंग PDF मिल जाया करेगी, ठीक है ना। तो ये आप इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सीधा अपने क्लास के बारे में आज शुरू करते हैं। तो बच्चे, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के जो भारत है उसको भौतिक या उसकी संरचना के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो उसे 5 मेन भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। 5 मेन भागों में बांटा गया था, जिनमें से कौन कौन से थे? जिनमें से बच्चे कौन कौन से थे? पहला तो आपका था उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग, ठीक है ना। सॉरी, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है ना, पर्वतीय भाग। दूसरा था बच्चे इसमें दूसरा इसमें था आपका उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। इसे मध्य का मैदानी भाग भी कह देते हैं, ठीक है ना, इसे मध्य का मैदानी भाग भी कह देते हैं। तीसरा भैया कौन सा था आपका? तो तीसरा इसमें आपका था, तीसरा बच्चे इसमें आपका था प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार था, प्रायद्वीपीय पठार था। चौथा भैया इसमें कौन सा था? तो चौथा मरुस्थल थे, ठीक है ना, चौथे क्या थे? मरुस्थल थे। पांचवें स्थान पे क्या था? समुद्र तटीय, समुद्र तटीय, ठीक है ना, समुद्र तटीय मैदान, ठीक है ना, समुद्र तटीय मैदान। तो ये 5 तो मेन भाग हो गए। कहीं कहीं कुछ किताबों में मिलता है भैया छठवां पार्ट भी मिल जाता है, तो वो था द्वीपीय, ठीक है ना, द्वीपीय क्षेत्र, मतलब लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब को मिला के द्वीपीय क्षेत्र माने गए हैं। इसको कहते हैं द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो वो आपको कुछ ही किताबों मिलेगा, लेकिन मेन आपको क्या लगाने हैं? अगर विकल्प मिले तो 5 ही आप लगाइएगा, कोई इसमें त्रुटि नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? उत्तर के पर्वतीय मैदान की, ठीक है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे इसमें उत्तर के पर्वतीय मैदान की के बारे में हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो भैया आज बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय मैदान में, ठीक है ना। तो उत्तर का पर्वतीय मैदान को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय मैदान को, उत्तर के पर्वतीय मैदान, पर्वतीय भाग को या पर्वतीय मैदान को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया। कितनी? 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी क्या है भैया? तो पहली है ट्रांस हिमालय। क्या है भैया? ट्रांस हिमालय। पहली श्रेणी है ट्रांस हिमालय। इसे जो है, ट्रांस का मतलब ये होता है, ट्रांस अंग्रेजी शब्द है, ट्रांस का मतलब होता है परे, मतलब बाहर, बाहर। हिमालय से जो बाहर है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। हिमालय से जो बाहर है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। दूसरा बच्चा इसमें है आपका वृहद हिमालय। दूसरा कौन सा है? वृहद हिमालय। वृहद
हिमालय, ठीक है ना। इस वृहद हिमालय को क्या कहते हैं, महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसे जो है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ी रहती है या वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा है भैया आपका लघु हिमालय, ठीक है ना। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है ना, लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद अगर चौथे की हम लोग बात करें तो चौथा है बाह्य हिमालय, ठीक है ना। चौथा है बाह्य हिमालय, चौथा है बाह्य हिमालय, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। इसे किस नाम जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे किस और नाम जानते हैं, शिवालिक। तो बेटा ये 4 समांतर श्रेणियां हो गई, ठीक है ना। इन्हीं 4 समांतर श्रेणियों में हमारे हिमालय को क्या किया गया है, यानी उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है उसे बांटा गया है, ठीक है ना। उसे बांटा गया है 4 समानांतर श्रेणियों में, ठीक है ना, समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। चलिए, तो इन 4 समानांतर श्रेणियों में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और विद मैप में आपको हम समझाते चलेंगे कौन सी चोटी क्या है, ठीक है ना भैया। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग वगैरह बना लेंगे या फिर आप खुद ही देख लेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ेंगे भैया, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं, इसे परे कहते हैं। ये जो हिमालय है, ये हिमालय मतलब ये जो पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय के उत्तर साइड में है, हिमालय के उत्तर साइड में है, तो इसे कहते हैं हिमालय के परे। और दूसरी बात ये क्या है, ये है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में भी है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, इस ट्रांस हिमालय में जो है, इस ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो है K2, जिसको गाडविन आस्टीन भी कहते हैं, ठीक है ना। गाडविन आस्टीन भी कहते हैं, इसे गाडविन आस्टीन भी कहते हैं, ठीक है ना। बच्चे परेशान ना होना, अभी आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। कुछ जगह पे क्या मिलता है, कंचनजंगा मिलता है ना, तो आप थोड़ा सा परेशान ना होइए, हम सभी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। सभी बातों पर चर्चा करेंगे, आप इसके लिए बिल्कुल धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है ना। एक एक चीज़ें हमको क्लियर करने दीजिएगा। तो देखिए भाई, ट्रांस हिमालय में K2 गाडविन आस्टीन है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांस हिमालय में भी 3 समानांतर श्रेणियाँ, कितनी श्रेणियाँ भैया, इसको भी 3 समानांतर श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। पहली है भैया काराकोरम श्रेणी, पहला है काराकोरम श्रेणी, ठीक है ना। पहली श्रेणी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। दूसरी आपकी है भैया इसमें लद्दाख श्रेणी, दूसरी भैया लद्दाख श्रेणी, ठीक है ना, लद्दाख श्रेणी है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो तीसरी है जास्कर श्रेणी, कौन सी है, जास्कर श्रेणी। तो ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं, ठीक है ना। ये 3 समानांतर श्रेणियां इसके अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। उस श्रृंखला में, किस श्रृंखला में, ट्रांस हिमालय, भारत की 4 समानांतर श्रृंखलाओं में से एक है ट्रांस हिमालय। उसकी 3 और छोटी छोटी क्या है, मतलब उसकी 3 और श्रेणियां हैं। तो उन श्रेणियों में पहली कौन सी हो गई, काराकोरम, दूसरी हो गई लद्दाख और तीसरी कौन सी हो गई, जास्कर श्रेणी। अब इन्हीं को हम एक एक पढ़ेंगे, फिर इनमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपने पढ़ा भारत के जो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भारत के उत्तरी यानी पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद क्या पढ़ा आपने, 4 भाग में से एक था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पढ़ा। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं, काराकोरम श्रेणी, ठीक है ना। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी पढ़ते हैं। चलिए, इसमें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, ऊंची चोटी वो कौन सी है भैया, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है बेटा K2। कौन सी है, K2, ठीक है ना, जिसे गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। कितनी है, 8611 मीटर। गाडविन आस्टीन की जो ऊंचाई है वो 1186 मीटर है। अब यहाँ से एक बेहतरीन प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में
भारत में रहते हुए हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब वहां पे आप लगाएंगे कंचनजंगा। वहां पे क्या लगाएंगे, कंचनजंगा। क्या है कि ये जो आपकी काराकोरम श्रेणी है किसके अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय। अब देखो कहाँ पे है ये, ठीक है ना भैया। तो ये आपका मैप में देखते चलो, ये आपकी जास्कर श्रेणी है, ये आपकी है लद्दाख श्रेणी, और ये आपकी कौन सी है, ये है जास्कर श्रेणी, ठीक है ना। ये काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर श्रेणी, ठीक है ना। ये हिमालय का परे हिस्सा है, तो इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। इन श्रेणियों को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इसी में लद्दाख श्रेणी के आगे बढ़ेंगे तो ये तिब्बत है। तिब्बत में यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा कैलाश पर्वत, ठीक है ना। क्या मिलेगा, कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में है, ठीक है ना। तो ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं, ठीक है ना। ये पहली वाली कौन सी, काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी कौन सी, जास्कर श्रेणी। ये सभी किस में आती हैं, भारत से परे आती है, यानी कि पीओके में आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इनमें क्या है, जो आपका काराकोरम है इसमें सबसे ऊंची चोटी है K2। ये दिख रहा है इसमें, कहीं दिख रहा है, चलिए ये वाली जो चोटी है ये है K2। ये कौन सी बच्चे, K2 है, ठीक है ना। ये कौन सी है, K2 है। इसी को गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये ट्रांस यानी भारत से परे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है सिक्किम। सिक्किम में है बाबू कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। ये भारत में रहते हुए हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा को विश्व में देखें तो विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग काराकोरम की बात कर रहे थे, तो काराकोरम में हम लोग बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या है। तो काराकोरम में जो है 4 जो है सियाचिन ग्लेशियर पाए जाते हैं, सॉरी 4 ग्लेशियर मेन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस काराकोरम श्रेणी में 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा, वो कौन कौन से हैं देखिएगा। तो पहला है बेटा हिस्पर, पहला है हिस्पर। क्या दिख रहा है, चलिए हम इधर देख रहे हैं, ठीक है ना। ये है हिस्पर, ये है हिस्पर। पहला कौन सा हो गया, हिस्पर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, वियाफो हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, वियाफो, ठीक है ना। दूसरा हो गया वियाफो, वियाफो, ठीक है ना। और फिर ये आपके K2 गाडविन आस्टीन है ये, ठीक है ना। उसके बाद बाल्टोरा। फिर ये वाली कौन सी है, ये बच्चे है बाल्टोरा। ये भी आपका ग्लेशियर ही है, बाल्टोरा है। फिर उसके बाद ये कौन सा है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा भैया, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। ये सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या ये काराकोरम वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। काराकोरम में क्या है, काराकोरम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इसमें 4 प्रमुख क्या मिलती हैं, इसमें 4 प्रमुख ग्लेशियर मिलते हैं, ठीक है ना। और इसी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टीन 8611 मीटर की इसी में स्थित है। उसके बाद फिर दूसरा इसी के दक्षिण में मिलता है आपको लद्दाख श्रेणी। इसी के दक्षिण में कौन सा मिलेगा, लद्दाख श्रेणी मिलेगी, ठीक है ना। इसमें कौन सी मिलेगी, लद्दाख श्रेणी। अच्छा, कुछ और बातें यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कैमरे को हम, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, लेकिन अभी आगे हम कर लेंगे। सुनिए, तो जो आपका काराकोरम श्रेणी है इसके उत्तर में, इसके उत्तर में यहाँ पे एक गांठ है, यानी एक पर्वत है, जो कि ये पठार इसको कह सकते हैं, पठार है, लेकिन ये बर्फीला पठार है। कैसा पठार है, बर्फीला पठार है। यहाँ से एक श्रेणी इधर आ गई है और 1-2 श्रेणियाँ इधर चली गई, ठीक है ना। 1-2 श्रेणियाँ इधर चली गई, ऐसा चली गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें जो ये आपका जो है ना, ये इसको कहते हैं पामीर गांठ। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पामीर गांठ, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, पामीर गांठ। और इसे और भी नाम से जानते हैं, इसे एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना, किसको, पामीर की गांठ को। इसमें से जो ये श्रेणी आई है नीचे की ओर, ये है हिंदकुश पर्वत। कौन सा भैया, ये हिंदकुश पर्वत है, ठीक है ना, ये हिंदकुश पर्वत है। और ये कौन सा है, ये है हिसान, ठीक है ना, ये हिसान सेन पर्वत है, ठीक है ना, हिसान सेन पर्वत है। तो ये आपका क्या है, 2 श्रेणियाँ इसमें चली जाती हैं ऐसे, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत के उत्तर में इसी को पूछा गया है पिछले SSC GD में, कि अभी हाल ही में पेट का एग्जाम हुआ, इसमें ही पूछा गया है
मध्य एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, ठीक है ना, मध्य एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, पामीर गांठ को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया, पामीर गांठ को। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पामीर गांठ कहाँ स्थित है, तो पामीर गांठ मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य एशिया में स्थित है, भारत से उत्तर में स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं किसमें, लद्दाख वाली बात पे आते हैं, ठीक है ना। लद्दाख वाली बात पे है, ये आपको मैंने बता ही दिया। इसके आगे क्या है, कैलाश पर्वत है, ठीक है ना। इसके आगे क्या है, कैलाश पर्वत है, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे थोड़ा सा जान लीजिएगा, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ना भाई, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा नहीं, नुब्रा घाटी, ठीक है ना। एक है नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी में क्या स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इसमें शायद नहीं दिख रहा है, आप लोग नोट्स में मिल जाएगा, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। नुब्रा घाटी में क्या स्थित है, ठीक है ना। मतलब जो आपकी काराकोरम श्रेणी है, इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है नुब्रा घाटी, और इसी नुब्रा घाटी में क्या स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से ध्यान दीजिए, आप लोग क्या क्या ध्यान देंगे, फटाफट देखिएगा। भारत के उत्तर में कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आपका आता है K2 गाडविन आस्टीन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। फिर यहीं पे बात करते हैं, इस काराकोरम श्रेणी में 4 क्या पाए जाते हैं, मेन ग्लेशियर पाए जाते हैं, 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से, हिस्पर, वियाफो, फिर K2 गाडविन आस्टीन हो गया, उसके बाद बाल्टोरा हो गया, बाल्टोरा के बाद कौन सा हो गया, सियाचिन। और सियाचिन ग्लेशियर ये यहीं पर इसी काराकोरम श्रेणी में एक घाटी है जिसका नाम है नुब्रा घाटी। क्या नाम है, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी में स्थित है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसी भारत के उत्तर में क्या है, ठीक है ना, इस हिमालय के उत्तर में क्या स्थित है, पामीर गांठ स्थित है। क्या स्थित है बेटा, पामीर गांठ। इसे विश्व की छत भी कहते हैं, इसे मध्य एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें से एक श्रेणी निकल आती है इधर पाकिस्तान की ओर, जिसे कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। एक इधर चली जाती है हिसान सेन, जिसे जो कि कहाँ चली जाती है, चीन में चली जाती है। इतनी बात समझ में आई। चलिए गुड, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे की बात करें तो बेटा अगला है लद्दाख। अगली कौन सी श्रेणी है, लद्दाख। ये भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, लद्दाख श्रेणी है। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है, लंबाई कहा गया है 300 किलोमीटर तक है, और जो ऊंचाई है बेटा, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 5800 मीटर। कितनी है, 5800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है ना। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 5800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लद्दाख श्रेणी में 2 नदियों के बीच, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो जो लद्दाख श्रेणी है, ये जो आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में है। किसके हैं, 2 नदियों के बीच में। तो यहाँ पे बेटा इसके उत्तर में एक नदी बह रही है, इसके उत्तर, अगर यहाँ पे आपकी क्या है, लद्दाख श्रेणी है, तो इसके उत्तर में, ठीक है ना, इसके उत्तर में एक नदी बह रही है जिसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है इसका, श्योक नदी, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं श्योक नदी, ठीक है ना, इसको कहते हैं श्योक नदी, ठीक है ना। श्योक नदी ये कहाँ है, ये उत्तर में है, ठीक है ना, ये कहाँ है, उत्तर में है। और इसके, ठीक है ना, इसके दक्षिण में, यानी कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एक नदी बह रही है जिसका नाम है, जो इसके दक्षिण में बह रही है, इसका नाम है सिंधु नदी। इसका क्या नाम है, सिंधु नदी, ठीक है ना, इसका नाम है सिंधु नदी। ये इसके दक्षिण में बह रही है। ये कहाँ बह रही है, इसके दक्षिण में। अच्छा यहीं पे आपको एक बात और बता दूं, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पर लद्दाख का जो लद्दाख की जो राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी है लेह, वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पर। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लद्दाख के उत्तर ओर कौन सी नदी बहती है, तो श्योक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, श्योक नदी बहती है, श्योक नहीं, श्योक नदी बहती है उत्तर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है, ठीक है ना। आपसे कहा जाए कि लेह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। सिंध नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। सिंध नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, और इसको क्या कहते हैं, तिब्बत के पठार में एक स्थान है जिसका नाम है चोमा युंगडुम,
ठीक है ना, चोमा युंग डुंग, ठीक है ना, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमा युंगडुंग, ठीक है ना, तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमा युंगडुंग। इस चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना। नाम है खतरनाक वाले हैं, ठीक है ना, ये याद ही रखना, जो चीन तिब्बत इन सब में नाम मिलेंगे आपको बड़े खतरनाक वाले मिलेंगे, सब चींग चांग चूंग वाले मिलेंगे नाम, यहाँ जो भी नाम मिलेंगे सब चींग चांग चूंग वाले मिलेंगे, ठीक है ना। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। इतनी बात समझ में, देखो एक्चुअली मुझे इधर बार बार हटना पड़ता है क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है ना, बोर्ड छोटा है, फिर दिखेगा नहीं मैटर, इसलिए मुझे बार बार इधर आज हट जाना पड़ रहा है, ठीक है ना बच्चे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो लद्दाख श्रेणी के बारे में इतनी बातें पर्याप्त थी। आगे बात करते हैं हम लोग जास्कर श्रेणी में। जास्कर श्रेणी में कुछ खास है नहीं, इसमें कई सारे वो दर्रे वगैरह पाए जाते हैं, वो फिर हम आगे पढ़ाएंगे बाद में दर्रे, ठीक है ना। इसके लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी पाई जाती है, ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है, और जो कि महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो तीनों हमने बात कर लिया ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम लोग जो आपने अगला पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा पॉइंट पढ़ा था, कौन सा था, तो उसमें था बृहद हिमालय या उसे हिमाद्री कहते हैं। बृहद हिमालय या हिमाद्री, इसे ही महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय या हिमाद्री, ठीक है ना, या इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इसे हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे साल भर क्या होता है, साल भर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपका ये बृहद हिमालय है, ये वाला बच्चा, ठीक है ना, ये बृहद हिमालय आपका जो है ये वाला है, ये यहाँ पे ये बृहद हिमालय, ये धनुष आकार में बना हुआ है ऐसे कुछ, ये देखिए, तो ये आपका क्या है, यहाँ तक ये है, ठीक है ना। अब इसके पश्चिम में है एक पर्वत श्रृंखला है या पर्वत चोटी जिसका नाम है नंगा पर्वत। इसका क्या नाम है, नंगा पर्वत, ठीक है ना। तो इस बृहद हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय के पश्चिम में कौन सी चोटी है, तो नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बरवा पर्वत है। कौन सा है, नामचा बरवा पर्वत। तो नामचा बरवा पर्वत तक इसका क्या है, विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ तक है, नामचा बरवा पर्वत तक है। कहाँ से, नंगा पर्वत, पश्चिम में नांगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक किसका विस्तार है, बृहद हिमालय का या हिमाद्री का, ठीक है ना। बृहद हिमालय का या हिमाद्री का इसका विस्तार है यहाँ तक, ठीक है ना। इसकी जो औसत ऊंचाई है भैया, औसत ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे है 6000 मीटर। कितनी है, 6000, मतलब 6000 से ऊपर भी हो सकते हैं, 6000 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। औसत ऊंचाई रखी जाती है, ठीक है ना, औसत ऊंचाई रखी जाती है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। इसमें पश्चिम से लेके पूर्व तक का विस्तार मैंने आपको बता ही दिया कि नांगा पर्वत से लेके कहाँ तक है, ये नामचा बरवा पर्वत तक है, ठीक है ना। आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये नांगा पर्वत से इधर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी पाकिस्तान की ओर मुड़ता है, और दक्षिण की ओर ऐसे मुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो मुड़ता है तो ये कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। तो पाकिस्तान में ये 2 श्रेणियाँ बनाता है, ठीक है ना, 2 श्रेणियाँ बनाता है। एक को कहते हैं सुलेमान पर्वत और एक को कहते हैं गिरधर पर्वत, ठीक है ना। एक को क्या कहते हैं, किरधर पर्वत, एक को कहते हैं किरधर पर्वत। ये 2 श्रेणियाँ बनाता है, एक सुलेमान और एक किरधर पर्वत, ये जो पाकिस्तान में से कहते हैं। अब इधर पूर्व में अगर हम लोग देखें नामचा बरवा पर्वत से क्या होता है, टर्न होता है दक्षिण की ओर, ठीक है ना। ये कहाँ, दक्षिण की ओर, और यही मतलब घूम कर क्या होता है, ये आगे यहाँ समुद्र तल में क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगा, ये छिछला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छिछला हो जाएगा। और फिर ये आगे जाके क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, अंडमान निकोबार की ये द्वीप समूह निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये यहाँ से जब टर्न होता है तो यहाँ पे जो पहली श्रेणी बनती है उसे कहते हैं पटकाई बुम। इसे क्या कहते हैं, पटकाई बुम। ये अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम। तो आपने वहाँ पढ़ा होगा भारत और म्यांमार को कौन सी श्रेणियाँ अलग करती हैं, तो पटकाई पहाड़ियाँ अलग करती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। तो नागा पर्वत, नागालैंड में इसमें जो पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ती है उसे कहते हैं नागा पर्वत। यही इसकी श्रेणी अगर आगे बढ़ेंगे तो जो मणिपुर में दिखाई पड़ती है उसे कहते हैं मणि पहाड़ियाँ,
उसे क्या कहते हैं, मड़ी पहाड़ियाँ कहते हैं। उसके बाद इसी की जो आगे दिखाई पड़ेगा मिजोरम में, उसे कहेंगे मिजो पहाड़ी, उसे क्या कहेंगे, मिजो पहाड़ी कहेंगे। तो क्या हर एक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें ना। देखिए मैंने कहा ये जो आपका बृहद हिमालय है ये नामचा बरवा पर्वत से दक्षिण की ओर टर्न ले लेगा, और यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी श्रेणी निकल दिखाई देगी, श्रेणी यानी ऊंचा हुआ पर्वत दिखाई देगा, वो पटकाई बूम कहलाएगा। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो नागालैंड में जो इसकी ऊंचाई वाली पर्वत दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, ऊंचाई वाले पर्वत हिस्सा दिखाई पड़ेगा, उसे क्या कहा जाएगा, उस चोटी को नागा पहाड़ी कहते हैं। उसके आगे मणिपुर में जो चोटी है उसकी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं उसे कहते हैं मणि पहाड़ी, और उसी की आगे चल के जब मिजोरम में दिखाई पड़ेंगे उसे कहेंगे मिजो पहाड़ी, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, मिजो पहाड़ी कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। आगे, अरे मेरे भाई आगे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आगे हम बात करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर ये हमारा मैटर आज छूट जाएगा। तो पहले इसको कवर करते हैं, फिर आगे हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। चलिए मेरी बात ध्यान सुनिए। और ये जब यहाँ पश्चिम में नागा पर्वत से दक्षिण की ओर टर्न लेता है तो इसे क्या कहते हैं, सुलेमान और गिरधर पर्वत के नाम से दो श्रेणियां यहाँ पे निकलती हैं, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। इस बृहद या महान हिमालय को महान हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी और बड़ी से बड़ी चोटियाँ यहाँ पे निवास करती हैं, मतलब स्थित हैं, निवास नहीं स्थित हैं, इसलिए इसको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे भारत में सबसे ऊंची चोटी इसकी जो पाई जाती है बृहद हिमालय की, ठीक है ना, बृहद हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो भैया वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसने कहा है भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो सर माउंट एवरेस्ट क्या है, तो बेटा माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा है, लेकिन वो भारत में थोड़ी ना स्थित है, वो कहाँ स्थित है, वो तो नेपाल में। ये देखो बच्चे, ये क्या है, ये है आपका नेपाल, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये पूरा आपका ये है नेपाल, ठीक है ना। तो नेपाल में स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक। चलिए, तो कंचनजंगा कहाँ है, भारत के सिक्किम राज्य में है, कहाँ पे है, भारत के सिक्किम राज्य में है। तो वहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है या सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कंचनजंगा। और भारत विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पूछे तो K2, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा लगाएंगे आप। चलिए, अब इसका ऐसे ही क्रम पढ़ते हुए चलेंगे, हम पूर्व से लेके पश्चिम की ओर का क्रम देखेंगे। सॉरी, पूर्व से पश्चिम का क्रम, ठीक है ना। इन चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो इधर पूर्व में कौन सी मिलेगी, कंचनजंगा मिलेगी। सबसे पूर्व में तो बच्चा इसकी मिलेगी नामचा बरवा पर्वत। कौन सी मिलेगी, नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है ना। ये तो सबसे पूर्व मिलेगी। फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगी, फिर इसके बाद अगर पश्चिम में आएंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम में आएंगे तो क्या मिलेगी, कंचनजंगा। क्या मिलेगी, कंचनजंगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी मिलेगी हमें, तो उसके बाद मिलेगी मकालू। उसके बाद कौन सा मिलेगा, मकालू। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। और जो कि कहाँ स्थित है बच्चे, तो ये स्थित है कहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नामचा बरवा पर्वत कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश यानी तिब्बत वाले हिस्से में है, ठीक है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी इसको मान लेते हैं। कंचनजंगा है सिक्किम में, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। मकालू कहाँ है, तो बेटा नेपाल में। मकालू कहाँ है, नेपाल में। उसके बाद एवरेस्ट कहाँ है, एवरेस्ट कहाँ है, तो एवरेस्ट भी भैया कहाँ है, नेपाल में। एवरेस्ट भी कहाँ है, नेपाल में। ये 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसके बाद मिलेगा मनसालू पर्वत। कौन सा मिलेगा, मनसालू पर्वत। एवरेस्ट के बाद मिलेगा मनसालू। पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो मनसालू, ये भी कहाँ है, नेपाल में। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कामेत पर्वत जो है, कामेत पर्वत ये कहाँ स्थित है, ये शायद किस पर्वत श्रृंखला में पूछा गया था, ये किस राज्य में है, ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। अगला है मसालू के बाद बेटा आपको मिलेगा अन्नापूर्णा। कौन सा मिलेगा, अन्नापूर्णा, ठीक है ना। देखिए आपको पहले कौन सा मिला, नामचा बरवा पर्वत, फिर इसी श्रेणी मतलब इसी पर्वत श्रृंखला में, फिर पश्चिम में थोड़ा सा है तो क्या मिला, कंचनजंगा मिला।
कंचनजंगा से पश्चिम में आए तो क्या मिला आपको? मकालू मिला। ये क्या लिखा है भैया? ये मकालू लिखा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये है मकालू पर्वत, ठीक है ना, ये है मकालू। मकालू से पश्चिम में आए तो क्या मिला आपको? एवरेस्ट मिला, ठीक है ना, जो कि विश्व का, दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत चोटी है एवरेस्ट। इसको जो है, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसको? इसी एवरेस्ट को। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं बच्चे? तो इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, लुंगमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चोंगोलुंगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसे चोंगोलुंगमा के नाम से जानते हैं और नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आगे उसके पश्चिम में बढ़ेंगे, उसके पश्चिम में आएंगे बच्चे, तो उसके पश्चिम में हमें क्या मिलेगा? मसालू मिलेगा। क्या मिलेगा? मसालू पर्वत। मसालू से पश्चिम में आएंगे तो क्या मिलेगा? अन्नापूर्णा मिलेगा। क्या मिलेगा? अन्नापूर्णा। ये बच्चे इसका है अन्नापूर्णा का, ठीक है ना, अन्नापूर्णा मिलेगा। अन्नापूर्णा के पश्चिम में अगर हम लोग आएंगे, अन्नापूर्णा के अगर हम लोग पश्चिम में आएंगे बच्चे, तो अन्नापूर्णा से पश्चिम में क्या मिलेगा? धौलावीरा। क्या मिलेगा? धौलावीरा पर्वत मिलेगा, ठीक है ना। धौलावीरा भी कहाँ है? नेपाल में। अन्नापूर्णा नेपाल में, ठीक है ना, और उसके बाद धौलावीरा भी कहाँ है? नेपाल में। धौलावीरा, ठीक है ना, ये भी कहाँ है? ये भी नेपाल में। ठीक, आगे देखिएगा, धौलावीरा के बाद मिलेगा आपको नंदा देवी पर्वत। क्या मिलेगा? अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी, नंदा देवी भैया कहाँ है? ये भी नेपाल में। ये भी कहाँ है? नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत भी कहाँ है? नेपाल में है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो फिर आपको मिलेगा कामेत पर्वत। क्या मिलेगा? कामेत पर्वत, ठीक है ना, कामेत पर्वत मिलेगा, जो कि कहाँ है? ये भी नेपाल में है, ठीक है ना। कामेत पर्वत भी कहाँ है? नेपाल में है। तो इतने आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये भी कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है बच्चे, याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक सेकंड, सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। जो आपका नंदा देवी और कामेत पर्वत है, नंदा देवी और कामेत पर्वत है, ये बच्चे आपका है उत्तराखंड में, है ना, ये उत्तराखंड में। ये यहाँ से थोड़ा सा रेज करो इसको। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं उत्तराखंड में, कामेत और नंदा देवी। नंदा देवी, वही तो कह रहा था, थोड़ा भूल गया था मैं, नंदा देवी। और यहीं पे एक और पर्वत मिलेगा जिसका नाम है त्रिशूल। क्या नाम है? त्रिशूल, ठीक है ना। त्रिशूल पर्वत भी कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड में मिलेगा। त्रिशूल भी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। और उसके बाद एक आपका मिलेगा बंदर पूंछ, यहाँ पे मिलेगा एक बंदर पूंछ, ठीक है ना। त्रिशूल हो गया, त्रिशूल के बाद एक मिलेगा बंदर पूंछ, बंदर पुछ, ठीक है ना, बंदर पुछ, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। एक आपको यही मिलेगा बद्रीनाथ। क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे एक और मिलेगा आपको बद्रीनाथ, ठीक है ना, बद्रीनाथ। तो ये सारे पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में मिल जाएंगे। और यहाँ तक वाले कहाँ से हो गए? आपका मकालू से लेके धौलावीरा तक कहाँ मिलेंगे आपको? नेपाल में मिलेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं? मकालू है, एवरेस्ट है, मंसालू है और अन्नापूर्णा है, धौलावीरा। ये इतने आपको कहाँ मिलेंगे? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नंदा देवी कामेत, नंदा देवी कामेत उत्तराखंड, नंदा देवी कामेत उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, त्रिशूल उत्तराखंड, बंदरपूंछ उत्तराखंड। तो जैसे आप देखेंगे त्रिशूल, बद्रीनाथ, नंदा देवी, तो ये सब क्या है? जैसे कुछ देवी देवताओं के नाम के जैसे मिलते हैं। तो ये सब, इनकी देवी देवताओं की पूजा कहाँ होती है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में आपको, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं ना, तो इसलिए आप लोग याद रखना कि ये सब यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत भैया मेरे? किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये कहाँ कहाँ है देख लीजिएगा, नामचा बरवा पर्वत, ये सब कहाँ है मैप में बता दिया मैंने। इधर लिखाने का भी प्रयास कर दिया है, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी डरे नहीं, ठीक है ना। देखिए हर चीज़ को समझने का प्रयास करिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ मेरे भाई कि मैप भी बना दूँ, आप अच्छे से समझ लें, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, तो अब जिसको भी इसमें शॉर्ट स्क्रीन वगैरह लेना हुआ करे तो ले लिया करें, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से लिख दिया है, बना है इसमें मैप। अब जो इसमें छूटा है उसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल भी दिया है, आप लोग लिख भी लेना इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बात किसी कर ली है, बृहद हिमालय की बात कर ली है, इससे इतनी ही मेन बातें हैं, बाकी दर्रे वगैरह उसको अलग से हम एक क्लास बनाएंगे, दर्रे वगैरह उसमें स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है ना।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय की। आगे हम लोग बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय की। मध्य या लघु हिमालय की आगे की हम लोग बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय, ठीक है ना। अब इसके नीचे ये जो आपका श्रेणी थी, ये श्रेणी थी कौन सी भाई? ये श्रेणी आपकी कौन सी थी बताइए जरा, ये श्रेणी कौन सी थी? तो ये बच्चे श्रेणी आपकी थी वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय के दक्षिण में ये श्रेणियां किसकी मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी आपकी मध्य हिमालय की। देखिए मध्य हिमालय, फिर इसके नीचे आपको बाह्य या शिवालिक हिमालय मिलेगा। तो ये सब क्या है कि जितना पूर्व की ओर जाएंगे तो इनका जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाएगी, इनकी चौड़ाई कम होती चली जाएगी। जितना पश्चिम में आएंगे इनका चौड़ाई क्या है उतना फैलाव में है, ठीक है ना, उतना अधिक इनकी चौड़ाई मिलेगी। जितना पूर्व में जाएंगे इनकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? समिट जाएगी, ठीक है ना, इनकी समिट जाएगी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय की। मध्य या लघु हिमालय की बात करते हैं। तो यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगर इसकी हम लोग औसत ऊंचाई की बात करें, कितनी है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है ना, औसत ऊंचाई की अगर हम लोग बच्चे बात करें तो इसके औसत ऊंचाई जो है वो है 3700 से एक सेकंड यहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, तो बच्चे ये 3700 से 4500 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है ना। इसमें 5 प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसमें कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? 5 प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं। इसको हम इरेज करें क्योंकि यहीं पे लिखना पड़ेगा ना। इसमें 5 प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं। तो इन 5 प्रमुख श्रेणियों की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे आपको इसमें मिलेगा पीर पांजाल, क्या मिलेगा भाई? पीर पांजाल मिलेगा, पीर पांजाल मिलेगा। पीर पांजाल के बाद आप देखेंगे आगे तो आपको मिलेगा इसमें पीर पांजाल के बाद धौलाधर मिलेगा। क्या मिलेगा? धौलाधर, धौलाधर मिलेगा बच्चे। धौलाधर के बाद आपको मिलेगा मसूरी, ठीक है ना। क्या मिलेगा? मसूरी मिलेगा। मसूरी, धौलाधर ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? धौलाधर, मसूरी ये सब मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। नहीं, धौलाधर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। धौलाधर मिलेगा हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है ना। दिख रहा है ना भैया? दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में। पीर पांजाल कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद मसूरी की बात करें तो मसूरी मिलेगा उत्तराखंड में, मसूरी मिलेगा उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ मिलेगा बच्चे? उत्तराखंड में मिलेगा। मसूरी की बात अगर हम लोग बात करें तो कौन सा मिलेगा? महाभारत मिलेगा। कौन सा मिलेगा? महाभारत मिलेगा, ठीक है ना, महाभारत मिलेगा। महाभारत कहाँ स्थित है? तो महाभारत नेपाल में स्थित है। महाभारत कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और यहाँ बेटा एक नेपाल में एक और स्थित है नाग टिब्बा। कौन सा स्थित है? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा कहाँ स्थित है? नेपाल में। ये दोनों आपको कहाँ मिल जाएंगे? नेपाल में मिल जाएंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब देखो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे। पीर पांजाल वाला तो ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका पीर पांजाल वाला, ठीक है ना, पीर पांजाल मिलेगा। इसके बाद आपको ये वाला मिलेगा धौलाधर वाला। ये कौन सा मिल जाएगा? धौलाधर का मिल जाएगा। इसका यहाँ तक हिस्सा जो आपका किसमें मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला मिलेगा मसूरी वाला, ठीक है ना। मसूरी आपका क्या मिल जाएगा? मसूरी मिल जाएगा बेटा आपको उत्तराखंड में। तो 3 तो कहाँ मिल जाएंगे इसमें क्या श्रेणियाँ? मसूरी और धौलाधर, पीर पांजाल भारत में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आगे मिलेगा महाभारत। ये है बच्चे महाभारत। महाभारत आपको मिलेगा नेपाल में। महाभारत आपको कहाँ मिलेगा? नेपाल में। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? नाग टिब्बा मिलेगा। ये क्या मिलेगा? नाग टिब्बा, ठीक है ना। नाग टिब्बा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा नेपाल में। नाग टिब्बा कहाँ मिलेगा? नेपाल में मिलेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। देखिए जो मसूरी पर्वत श्रेणी है, मसूरी पर्वत श्रेणी है, इस मसूरी नहीं सॉरी, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। जो आपका पीर पांजाल पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पांजाल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके पश्चिम भाग में, पश्चिमी भाग में आपकी एक पर्वत श्रेणी यानी एक चोटी है जो कि कहाँ पड़ती है? श्रीनगर में। ये कहाँ पड़ती है? श्रीनगर में। और यहीं पर क्या है भाई? श्रीनगर और जम्मू में पड़ती है। इसमें इसके दक्षिण में, सॉरी, इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है श्रीनगर, ठीक है ना। और उत्तर में क्या है? उत्तर में है यहाँ पे जम्मू। उत्तर में है जम्मू। यानी पीर पांजाल में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 चोटियाँ मिलती हैं। एक चोटी तो इधर मिलेगी दक्षिण में, जो कि इसमें दक्षिण में क्या स्थित है? श्रीनगर। इसमें स्थित है श्रीनगर। इस श्रीनगर की स्थापना किसने किया था?
तो इसे किया था मौर्य वंश के शासक अशोक ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है ना। कब किया था? जब इनके पिता बिंदुसार ने इन्हें कहाँ भेजा था? इन्हें भेजा था जब इसमें इन्होंने भेजा था कश्मीर का विद्रोह समाप्त करने के लिए, ठीक है ना, विद्रोह दमन करने के लिए। तो यहाँ विद्रोह दमन करके जब वहाँ से लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या किया? श्रीनगर की स्थापना किया, ठीक है ना। किसकी स्थापना किया? श्रीनगर की स्थापना किया। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। तो श्रीनगर यहाँ पे इसके दक्षिण में मिल जाएगा पीर पंजाल के। इसके उत्तर में क्या मिलेगा बच्चे? तो उत्तर मिलेगा जम्बू। क्या मिलेगा? जम्बू। इस जम्बू में ही क्या है? माता वैष्णो देवी का क्या है? माता वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है ना। माता वैष्णो देवी का क्या है? मंदिर है। माता वैष्णो देवी का क्या है? मंदिर है, ठीक है ना। इसी में माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि माता वैष्णो देवी का मंदिर किस पर्वत श्रृंखला में है, तो पीर पांजाल पर्वत श्रेणी में। किसमें है? पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है ना। जो कि किसके अंतर्गत आता है? किस श्रृंखला के अंतर्गत? मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेहतरीन, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं कि इसी लघु हिमालय में बच्चे, इसी लघु हिमालय में ही आपको और क्या क्या मिल जाएंगे? इसी लघु हिमालय में कुछ बेहतरीन और सुंदर वाले पर्यटन स्थल मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या मिल जाएंगे? सुंदर पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। जैसे इसमें कुल्लू मिल जाएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में क्या मिल जाएगा? कुल्लू मिल जाएगा, मनाली मिल जाएगा, मसूरी मिल जाएगा। ये तो बच्चे यहाँ मिल जाएंगे। एक शिमला भी यहीं मिल जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद रानी खेत, नैनीताल, ये सभी कहाँ मिल जाएंगे आपको? शिमला में मिल जाएंगे, सॉरी हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। दार्जिलिंग जैसे पर्यटन स्थल यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा? इस पीर पांजाल यानी मध्य हिमालय लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से मिल जाएंगे? ये सभी पीर पांजाल और धौराधर या मसूरी के आसपास मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएंगे बच्चे? तो यहाँ आपको मिल जाएगा कुल्लू मिल जाएगा, ठीक है ना। कुल्लू पर्वत मिल जाएगा, सॉरी कुल्लू पर्यटन स्थल मिल जाएगा। मसूरी मिल जाएगा, मसूरी मिल जाएगा। मनाली मिल जाएगा, ठीक है ना, मनाली मिल जाएगा। दार्जिलिंग मिल जाएगा, नैनीताल मिल जाएगा, रानी खेत मिल जाएगा। ये सारे जो आपके पर्यटन स्थल हैं ये कहाँ पे हैं? ये लघु हिमालय के अंदर है, ठीक है ना, लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, लघु हिमालय के अंतर्गत, ठीक है ना, लघु हिमालय के अंतर्गत एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई कि लघु हिमालय के अंतर्गत यहाँ पर शीतोष्ण, यहाँ पे जो मैदान दो पर्वतों के बीच में यानी लघु हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच का मैदानी क्षेत्र है उसमें जो है शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण घास के मैदान को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। जिसे मर्ग में आप देखेंगे सोनमर्ग ऐसे करके यहाँ पे बोला जाता है। मर्ग नाम से क्या मिलेंगे आपको? यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं? बुग्याल के नाम से जानते हैं। और दूसरा इनका नाम है पयाल नाम से। उत्तराखंड में इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? बुग्याल और पयाल नाम से जानते हैं। और इन्हीं घास के मैदानों, शीतोष्ण घास के मैदानों को इन्हें जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें मर्ग नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इन्हें मर्ग नाम से जानते हैं। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बेहतरीन। तो अगर मेरे भाई इतनी बात समझ में आ गई है और अगर आपको लगा है कि भाई देखो कितना बेहतरीन तरीके से हर चीज़ बनाने का प्रयास किया है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है, अगर कहीं से भी थोड़ा सा लगा है कि हाँ दिल से पढ़ाया गया है, मेहनत इसमें की गई है, तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा प्लीज़ यार, ठीक है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में तो ज़रूर शेयर किया करो। और प्लीज़ उनसे भी कह दो कि यार एक बार ना क्लास देख लेकर तो देखो। आप चाहे किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये ज़रूर काम आने वाली है, ठीक है ना। ये समझ लो केवल एसएससी जीडी का वहाँ पे आप थंबनेल देख रहे हैं कि एसएससी जीडी लगा, लेकिन मेरे भाई दिल से पढ़ा रहा हूँ। आप इसका कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा आपका। वनडे एग्ज़ाम में आप किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर इंडियन ज्योग्राफी वहाँ पे पूछी गई तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, बताने की क्या है, एक लाइक ठोक दीजिएगा बस, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।